हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो स्टार्ट किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था क्लास 9th में। ठीक है, बीच में कुछ दिन मैं आपको वीडियोस नहीं भेज पाया क्योंकि मैं कहीं पे बिजी था। ठीक है ना, आज हम उससे आगे की बात आपसे करेंगे। अब जैसे हमारा जो टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने की प्रत्याशा, इसका मतलब क्या है। देखिए, फ्रांस के बारे में जो हमने बात पिछली वीडियो में की थी, अगर हम उससे आगे बढ़ाएं बातों को, तो फ्रांस के अंदर जो कंडीशन थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। जो आम आदमी था वो उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसकी लाइफ है वो संकट में आ रही थी। अगर हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो 1723 के बाद अगर आप देखें 1789 तक, तो जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो बहुत रैपिडली बढ़ती जा रही थी। अब देखिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक फार्मूला यूज़ होता है, डिमांड एंड सप्लाई। सीधी सी बात है कि भाई जितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है तो क्या हम लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है फूड सप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सब बातों पे सारी बातें जो हैं सेट हो गई थी। अगर हम फ्रांस में देखें तो ये जो शब्द है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, देखिए वहाँ पे क्या था कि जो मेन बेस था वो था ब्रेड। फ्रांस में जो लोग थे वो दो चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते थे, एक तो ब्रेड और दूसरे फिग यानी कि अंजीर। अब आप ये देखें कि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला डिस्टर्ब हो गया, यानी जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई नहीं मिल रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्रेड है वो महंगी हो जाएगी। ब्रेड के महंगे होने से जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि जो आम आदमी था उसकी इनकम तो बढ़ नहीं रही थी, इनकम बढ़ नहीं रही थी, लेकिन जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ता जा रहा था। मान लेते हैं कि कोई ब्रेड पहले 5 रुपये की आती थी तो अब 12 रुपये की आने लगी। तो जो लोग थे उनके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा, क्योंकि जो उनकी बेसिक नीड थी वही वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, तो ऐसे में आप ये देखें कि जो अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस था वो भी लगातार बढ़ता जा रहा था। ये जो गैप था लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी से जो फ्रांस था वो एक नए रास्ते की तरफ जो है चलता जा रहा था। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कोई भी मदर है अपने बच्चे को लेकर लाइन में लगी हुई है और पता लगता है जब ब्रेड मिलने की बारी आई तो दुकानदार ने शटर बंद कर दिया कि भाई सप्लाई है ही नहीं। तो यानी ब्लैक मार्केटिंग को भी आप कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे थे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो स्थितियाँ थी वो बद से बदतर होती जा रही थी और लोग बेचारे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में एक शब्द के ऊपर हम बात कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस सर्वाइविंग, है ना, या सब्सिस्टेंस एक तरीके से क्राइसिस आप इसको कह सकते हैं। यानी जब आम आदमी जो है एक्सट्रीम कंडीशन में आ जाते हैं हम लोग कि भाई एट एनी हाउ जो है रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए और उसको भी हम कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते, तो वो जो कंडीशन होगी आपकी वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जानी जाती है। अच्छा, अगर हम न्यू मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग बात करें, देखिए जैसे हमने 3 स्टेट्स के बारे में बात की थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट में आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे, बिजनेसमैन भी मिलेंगे, हाथ के कारीगर भी मिलेंगे। ठीक है ना, तो इनके अंदर क्या कंसेप्ट था कि एक नई एजुकेशन अगर हम बात करें या एक नई जनरेशन की बात करें, तो ये जो जनरेशन थी, जो यंग जनरेशन फ्रांस में डेवलप हो रही थी, जो अच्छा पैसा भी कमा रही थी, समाज में अपनी गुडविल को बनाने की कोशिश भी कर रही थी, तो इन लोगों का जो क्वेश्चन मार्क लग रहा था वो इस सिस्टम के ऊपर ही लग रहा था कि भाई आखिर जो है एक ही व्यक्ति को जो है आप सारे स्टेटस कैसे दे सकते हैं। यानी जो नया पढ़ा लिखा वर्ग था फ्रांस के अंदर, चाहे वो थर्ड स्टेट से रिलेट था, कहीं से भी रिलेट होता था, तो उनका ये कहना था कि आदमी की जो योग्यता होती है या उसको अगर आप कोई डेजिग्नेशन देते तो मेरिट के बिहाफ पर दिया जाना चाहिए, ना कि इस बिहाफ पर कि वो एक विशेष परिवार का मुखिया है या वो एक विशेष परिवार से जो है संबंध रखता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है फ्रांस में हटा दी जानी चाहिए। यही टाइम पीरियड था जब 3 लोगों ने जो है फ्रांस की जो जनता थी उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। वो 3 लोग कौन थे? सबसे पहले उनमें जॉन लॉकी थे, देन रूसो थे एंड देन मॉन्टेस्क्यू थे। अगर हम जॉन लॉकी के अकॉर्डिंग बात करें, उन्होंने एक बुक लिखी थी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया था, बेसिकली डॉक्ट्राइन पावर्स के बिहाफ पे, है ना। यानी इनका कहना था कि भाई मान लीजिए जैसे लुईस 16 ही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आपने लुईस 16 को राजा बनाया, उनसे पहले उनके फादर राजा थे, तो ये कोई बेसिक राइट थोड़ी कि भाई एक ही परिवार को जो है राजगद्दी मिलती चली जाएगी। अगर फ्रांस के अंदर अन्य व्यक्ति कैपेबल हैं तो उन्हें भी ये मौका जो है दिया जाना चाहिए। अगर हम रूसो के अकॉर्डिंग बात करें तो वो क्या बात करते थे? वो बिहाफ ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते थे। उनका कहना ये था कि जो राजा होता है और जो पब्लिक होती है उनके बीच में एक समझौता होता है। सीधी सी बात ये है कि भाई राजा अगर हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हम उसे बाहर का रास्ता दिखा सकें। अच्छा, 30 नंबर पर हम मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने जैसे बुक में जिक्र किया था द स्पिरिट ऑफ लॉ, तो इसमें इन्होंने क्या किया था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसको 3 पार्ट में जो है डिवाइड
डिवाइड करने की बात इन्होंने कही थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो एट प्रेजेंट हम इंडिया में भी अप्लाई करते हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसमें जो है हर पार्ट पे जो है जो जिम्मेदारियां हैं वो तय की जानी चाहिए और राजा को ही सारी पावर नहीं दी जानी चाहिए। तो जब इस तरह के जो विचार थे लोगों के बीच में आने लगे, डिफरेंट कॉफ़ी हाउसेस थे, सैलून थे, वहाँ पे इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाने लगा। अच्छा, एक और बात भी थी भाई, उसी टाइम पीरियड में अगर हम यूएसए के अकॉर्डिंग बात करें तो यूएसए जो है वो आज़ाद हो गया था, है ना, और वहाँ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात हो रही थी। तो अब फ्रांस में जो आम आदमी था वो क्या सोचने लगा, वो ये सोचने लगा कि भाई जब यूएसए में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात आप कर सकते हैं तो हमारे कंट्री में क्यों नहीं हो सकती है। यही वो टाइम पीरियड था जब लोगों के मन में ये विचार आया था कि हमें अब अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब ये बात आई कि भाई लुईस 16 जो है लोगों के ऊपर फिर से एक नया टैक्स इंपोज करने जा रहा है, तो जो लोगों का गुस्सा था वो भड़क गया था और तब उन्होंने जो है मार्च के, अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो टाउन हॉल की तरफ जो है उन्होंने जो है मार्च पास करना जो है शुरू किया था और अपनी जो बातें थी वो जो है लुईस 16 तक पहुंचाने की कोशिश की थी, एक स्ट्रगल के माध्यम से या एक वायलेंस के माध्यम से। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें जो फ्रांस की स्थिति थी वो बद से बदतर हो रही थी। लोगों के मन में लगातार ये विचार, ये अवधारणाएं आ रही थी कि भाई अब हमें आगे आना पड़ेगा, फ्रंट सीट पे जाके, कहते हैं ना कि फ्रंट सीट पे जाके आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो तीनों फिलोसफर थे इसमें जो है इन तीनों का सक्रिय रोल हम कह सकते हैं, जो लगातार लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे थे। ठीक है, इस वीडियो में आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी चीज़ हम अगली जो वीडियो होगी उसमें शेयर करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।